नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर है, जहां सपा सांसद ने पीए की गिरफ्तारी से अब सरगर्मी तेज हो गई है। तीसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को लेकर है, जहां भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। और चौथी बड़ी खबर महायुति के घोषणा पत्र को लेकर है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 10 प्रमुख वादे किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया है, जहां ट्रंप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर जीत हासिल की है। अमेरिका में 538 सीटों में से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत से कुछ ही कदम दूर है। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव हुए हैं। सीनेट में बहुमत मिल गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लीड कर रहे हैं। जीत के बाद अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक बार फिर अमेरिका को महान बनाऊंगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर बधाई दे चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रुझान आ गए हैं और लगभग डोनाल्ड ट्रंप का 47वां अमेरिकी राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल के लिए बनने जा रहे हैं। ट्रंप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर जीत हासिल कर ली है। अमेरिका की 538 सीटों में से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत से अब कुछ ही दूरी पर है। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी सदन के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव हुए हैं। सीनेट में हुए बहुमत अब ट्रंप की पार्टी को मिल गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लीड किए रहे हैं। जीत के बाद आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर बधाई दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तारीखों में बदलाव के बाद वोटिंग में सिर्फ 14 दिन बचे हैं, जहां चुनावी सरगर्मी के बीच मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा के कथित पीए गनी को पुलिस ने जमीन कब्जाने के मामले में अरेस्ट कर लिया है। गनी पर आरोप है कि उनने कलेक्ट्रेट कर्मी नवेद की बहन का भूखंड पर कब्जा करने की कोशिश की है। इधर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार सिर्फ गली मोहल्ले वाले नहीं, बिल्डिंग टावर वाले भी भाजपा के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सपा का पीडीए फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, गरीबों का विरोधी है, इससे बचना भी है और अपनों को बचाना भी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां अब चुनावी सरगर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद वोटिंग के लिए अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं, जहां चुनावी सरगर्मी के बीच ही मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा के कथित पीए गनी को पुलिस ने जमीन कब्जाने के मामले में अरेस्ट कर लिया है। गनी पर आरोप है कि उन्होंने कलेक्ट्रेट कर्मी नवेद की बहन के भूखंड पर कब्जा करने की कोशिश की है। इधर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार गली मोहल्ले वाले नहीं बल्कि बिल्डिंग टावर वाले भी भाजपा के खिलाफ वोटिंग करने का मन बना चुके हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक बार फिर चुनाव के बीच में, चुनाव की तारीखों के बीच में सपा से जुड़े हुए सपा सांसद के पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बीच अब चुनाव की तारीखें भी पास में हैं। इसका कितना असर उपचुनाव में हमें देखने को मिल सकता है?
अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर जो है एक नया मामला सामने आया है। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा का बेहद करीबी यहाँ जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और रुचि वीरा ने इसका विरोध भी किया है। इसे जो है द्वेषात्मक कार्रवाई बताई है। रुचि वीरा का जो बहुत करीबी व्यक्ति है उसका एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर यह आरोप था कि प्लाट को कब्जा करने को लेकर इसने मारपीट की थी और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। और इनका पीआरओ रुचि वीरा का बताया जाता है। जमीन मालिक ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल गनी की गिरफ्तारी के बाद अब मुरादाबाद की सियासत में एक बार जो जाति धर्म की राजनीति के आधारित अब यहाँ पर जो है बयानबाजी शुरू हो गई है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव होना है और उससे पहले अब्दुल गनी की गिरफ्तारी कहीं न कहीं सियासी महकमे में हलचल मचाने के साथ ही अब दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी। पहला धड़ा जो हिंदुत्व की राजनीति करता है, दूसरा धड़ा जो मुस्लिम समाज से आता है वो अपने को एक तरीके से पीड़ित बता रहा है। उसके साथ ही इसे द्वेषात्मक कार्रवाई के रूप में दर्शाया जा रहा है। वहीं इस मामले में कई तथ्यात्मक अगर चीजों को देखा जाए तो बड़ा ही रोचक है। जमीन मालिक ने जब पीआरओ को जमीन के कागज मांगे तो उसने कागज नहीं दिखा पाए। इसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और ये जो अब्दुल गनी है, जो मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा का कथित जो है करीबी माना जाता है, वो जमीन कब्जा करने को लेकर गया था। लेकिन जो वास्तविक मालिक था उसने जब इस बारे में कागज मांगे तो कागज न दिखाने आने के बाद वहां पर गाली गलौज और मारपीट शुरू हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाने में तहरीर के साथ ही अब्दुल गनी के 3 से 4 और अन्य लोगों को भी पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कागज न दिखा पाने के बाद जो है अब्दुल गनी पर अग्रिम कार्रवाई की गई है। जी प्रशांत, अभी पिछला अगर सपा का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार कई गंभीर आरोप भी लगे हैं सपा नेताओं पर, लेकिन सपा, अगर हम समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वह अपने कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, उन्हें हमेशा बचाव करती है, झुटलाती नहीं है कि ये किया है या नहीं किया है। कानून के बाद या फिर सजा मिलने के बाद इसे दोषी बनाया जा सकता है। भले ही वो अपने नाम पर दंगाइयों का नाम या अपराधियों का नाम लगाने के लिए फिर भी उनका बचाव करते हैं, चाहे नाम उनका खराब हो रहा हो। ऐसे में क्या लगता है, इनका भी बचाव क्या सपा करेगी? अभिनव, एक तथ्यात्मक बात आपको बताऊं कि जो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा है, यहाँ इरफान सोलंकी तत्कालीन विधायक थे। इन पर भी जमीन कब्जा करने को लेकर आरोप लगा था और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इन पर जो है कार्रवाई की गई। उसके बाद 2 साल की सजा इरफान सोलंकी को हुई। उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई और उनकी विधायकी भी गई। निश्चित रूप से देखिए, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। अयोध्या की बात की जाए, जो है वहां पर अब्दुल मोइन पर आरोप लगा था। उसका एक सहयोगी राजू, जिसने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, अब्दुल मोइन ने उसका सहयोग किया और उसके साथ दुष्कर्म किया लड़की के साथ, यानी क्रमवार। इसके साथ ही कन्नौज का जो आरोप लगा नवाब सिंह यादव पर, हालांकि ये बताया गया कि नवाब सिंह यादव को अनुशासनहीनता में पार्टी ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन ये तब हुआ जब नवाब सिंह आरोप रंगे हाथ पकड़ा गया, पुलिस ने गिरफ्तारी की और उसके बाद पीड़िता का मेडिकल हुआ, मेडिकल में पुष्टि भी हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं से नाता नहीं तोड़ा, बल्कि नवाब सिंह यादव में एक तथ्य सामने निकल कर आया, जिला इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के से पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। वहीं अब्दुल मोइन जो नगर अध्यक्ष था, उस पर भी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष होने का जो पहले से निष्कासन को लेकर उसने कहा। और इसके साथ कई यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि समाजवादी पार्टी के कथित नेता, कई बार एक समाजवादी पार्टी का युवा विंग का प्रदेश महासचिव, उस पर भी नकली नोट छापने का आरोप लगा था। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के लोग बचाव में आए थे। निश्चित रूप से इसका जो नुकसान है समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है और इसका कारण ये, और ऐसे में कई नेता अगर मुख्य रूप से तो MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर समाजवादी पार्टी अपना मजबूत रखना चाहती है, फिर चाहे नवाब यादव रहे हों, उसमें भी समाजवादी पार्टी के मुखिया का खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि जो पीड़िता जिसने आरोप लगाया था कि उनके दुष्कर्म की कोशिश की गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। अब्दुल मोइन जो अयोध्या में जो कांड हुआ था, उसमें भी जो है जो सहयोगी राजू है, उस पर भी आरोप लगा, उसकी भी पुष्टि हो गई, जो DNA टेस्ट हुआ। तो ये सब जो चीजें हैं, समाजवादी पार्टी ने खुलकर अपना जो विरोध नहीं जताया है, घटना पर जो है उन्होंने अपनी टिप्पणी नहीं की। इसीलिए समाजवादी पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी घेरती रहती है।
अगर यही कि अब ऐसे में चुनाव चल रहा है और अब अब्दुल गनी जो रुचि वीरा का पीआरओ है उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कानून के दायरे में कानूनों का उल्लंघन होगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा था जो भी कानूनों से खिलवाड़ करेगा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के तहत उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। अब ये जो कार्रवाई अब्दुल गनी पर हुई है वो वीडियो के आधार पर हुई है, वीडियो में साफ दिख रहा है। और इसके साथ ही पुलिस ने जब अब्दुल गनी से कागज मांगे, जिस फ्लैट पर निर्माण किया जा रहा था, कब्जा किया जा रहा था, जब कागज नहीं दिखा पाए उसके बाद अब्दुल गनी पर अग्रिम कार्रवाई की गई है, उसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी प्रशांत, कानून तो अपना काम करेगा ही। अगर हम अब उपचुनाव की अगर चर्चा करें, उपचुनाव में जैसा अखिलेश यादव ने कहा है कि अब गली मोहल्ले वाले ही नहीं, कोठी बंगले वाले या टावरों वाले भी अब भाजपा के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। आखिर उनका आशय क्या था? जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट गली मोहल्लों में गिना जाता है। अटल जी का जमाना याद करेंगे, अडवाणी जी का जमाना याद करेंगे तो हिंदुत्व की धार देते हुए गांव गली पहले सबसे पहले मजबूत की गई थी, क्योंकि तब यह माना जाता था कांग्रेस का जो वोट बैंक है शहरी क्षेत्रों में है। अक्सर कांग्रेस का अगर 90 के अगर दशक में देखेंगे तो कांग्रेस के शहरी क्षेत्रों में ज्यादा सीटें निकलती थी। उसी आधार पर, क्योंकि ये जो कई ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के विधायक जीता करते थे। अब अखिलेश यादव ने जो अपना 2022 का समीकरण देखा है, 2024 का समीकरण देखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का वोट बैंक कम हुआ है और भाजपा का जो जीतने का रेशियो था वो कम हो गया। उसी के आधार पर अखिलेश यादव का यह बयान सामने निकल कर आया। निश्चित तौर से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो एक मजबूत बयान है, क्योंकि अब गांवों में जो वोट था भाजपा का वो कम होता नजर आया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन 2024 में जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, उसी के आधार पर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि गली मोहल्लों में पहले विरोध हुआ था, अब बड़े बड़े टावर, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने लगे हैं। तमाम ऐसे लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं, उसके साथ तमाम विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी केंद्र राज्य की नीतियों को कहीं ना कहीं उन्होंने आलोचना की है, उन पर टिप्पणियां की हैं और ये सामने मीडिया में भी निकल कर आया है, जिसके आधार पर अखिलेश यादव ने ये अपना जो है एक्ट के माध्यम से या फिर उसके साथ ही उन्होंने अपने जो है जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें उन्होंने अपने बयान जारी किए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी और वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। विधायकों ने बेंच पर चढ़कर भी हंगामा किया। बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू होते ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि राज्य के स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी विधायकों ने भी इसका समर्थन किया। वहीं प्रस्ताव पास होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से रुख सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला का बदला हुआ नजर आ रहा था, लग रहा था कि प्रस्ताव, इसका जो 370 का प्रस्ताव है ये अभी कुछ देर टल सकता है या कुछ समय बाद आएगा। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास उनकी ओर से किया जाएगा, लेकिन अब प्रस्ताव आता है और पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो पूरा चुनाव लड़ा था क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो एनसीपी हो, एनसी हो या आपका पीडीपी हो, दोनों ने इसी बात पे चुनाव लड़ा था कि धारा 370 को बहाल करेंगे, क्योंकि जन्नत की हकीकत सबको मालूम थी कि ये मरकज यानी केंद्र के द्वारा इसको हटाया गया है। तो अगर इसमें कुछ हो भी सकता है तो वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा। केंद्र सरकार में बीजेपी अभी भी प्रमुखता से है, तो जाहिर सी बात है, चाहे शेख अब्दुल्ला साहब हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो या उमर अब्दुल्ला साहब हो, तो दोनों को ये मालूम था कि यहाँ से भले ही हम इसको कर दें, लेकिन ये केंद्र में इसका कुछ होने वाला नहीं है। यही आखिरी स्टेटमेंट है जो आपकी रिपोर्ट में भी है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो विधानसभा से काम होना था वो हो गया है। तो कुल मिला के जिस आधार पे उन्होंने वोट मांगे थे कि धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे,
उस कार्य को उन्होंने संपन्न कर दिया, कह दिया कि हमारी तरफ से जितनी भी कानूनी कार्रवाई या कागजी कार्रवाई होनी थी वो हमने कर दी। अब पाला जो है वो केंद्र सरकार में है। अब केंद्र सरकार इसको किस तरीके से लेती है वो सर्वविदित है। आलोक जी, एक तरफ उन्होंने अपना जो वादा किया था, उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उससे उनने अपना पल्ला झाड़ लिया है, या उनने उससे अपना एक पूरा कर लिया है कि हमारा वादा हमने पूरा कर दिया। अब ये जो पूरा आरोप है कि इसको लागू नहीं किया जा रहा, ये केंद्र सरकार पर जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि इसी केंद्र सरकार ने 370 को हटाया था और कड़े प्रयासों के बाद हटाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक घोषित कर चुका है। इसके बाद भी इस तरह का प्रस्ताव पास करना, विधानसभा में प्रस्ताव लाना, ये कोई राजनीतिक स्टंट है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिनव जी, ये राजनीतिक इंस्टेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि पूरा बैली घाटी के अंदर जो चुनाव लड़ा गया था वो इसी सेंटीमेंट पे लड़ा गया था और उसका उनको लाभ भी मिलता हुआ देखा। आपने देखा एनसी जो है पूर्ण बहुमत से आई। हालांकि चूंकि पीडीपी पहले बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी थी, हालांकि ये बात पुरानी हो गई थी, इसलिए पीडीपी पे वहां की जनता ने जो है विश्वास नहीं किया। और आपने देखा पूरे चुनाव के दौरान 370 की बहाली के लिए जो है बात करते रहे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब, लेकिन बाद में जब सरकार बन गई तो इसको थोड़ा सा उसमें नरमी उनको दिखाई दी। लेकिन समय की हकीकत को, फिजा को देखते हुए उन्होंने यही उचित समझा कि विधानसभा से इसको पारित कर दिया जाए ताकि वो अपना पल्ला झाड़ सके और आगे की जो भी बातें उठेंगी उसको केंद्र सरकार के ऊपर लादा जा सके। आलोक जी, एक तरफ उन्होंने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन अब जो एक सामंजस्य की स्थिति हम कह रहे थे कि सामंजस्य देखने को मिलेगा और विकास को लेकर दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार अब काम कर सकेंगी। और यह भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 25 नवंबर से, उसमें भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पेश हो सकता है। अब ये प्रस्ताव विधानसभा में 370 का प्रस्ताव आने के बाद क्या इसको टाला जा सकता है या टल गया है, मान लीजिए? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय जिस तरीके से धारा 370 के बहाली के लिए जो प्रस्ताव विधानसभा में आया है, तो इसके बाद अगला प्रस्ताव उसी को आना था पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए, जो कि हमें लगता है कि उसमें वहां से इनको केंद्र से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि 370 हटते ही राज्य में जैसे सामान्य तरीके से जितने भी राज्य भारत सरकार के द्वारा जुड़े हैं, वैसे जम्मू कश्मीर भी भारत सरकार के द्वारा जुड़ा है। भारत सरकार के जितने भी कानून और धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, वो जम्मू कश्मीर पे लागू होते हैं। ऐसे स्थिति में अगर वो प्रस्ताव लाते भी हैं पूर्ण राज्य का, तो भी आपको केंद्र सरकार में जाना पड़ेगा और उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसकी उम्मीदें अभी बहुत कम नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जहां तक विकास की है, वो चुनी हुई सरकार है, वो अपना विकास करेगी। जाहिर सी बात है, बीजेपी भी चाहेगी कि वहां पे विकास कार्यों में कोई रुकावट ना आए, लेकिन ये जो दो कंकड़ हैं जो आंखों में चुभ रहे हैं कि एक 370 की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा, हमें लगता है कि अभी इसको दोनों चीजों पे 370 तो खैर अब बहुत पुरानी बात हो गई, उसको तो बात करना बहुत मुश्किल और गलत होगा, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भी हमें लगता है जम्मू कश्मीर को काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा अभी केंद्र सरकार देने वाली नहीं है। बिल्कुल, अब 370 के फ्रंट सीट पर आ जाने से कहीं ना कहीं अब बैक सीट पर पूर्ण राज्य के दर्जे को शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया है, जहां मंगलवार को कोल्हापुर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि विजन महाराष्ट्र 2029 के तहत सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर ही इन वादों को पूरा किया जाएगा। बता दें कि प्रमुख वादों में लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 करना, बिजली बिलों में 30% तक की कमी, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करना, 25 लाख नौकरियां देने का वादा शामिल है। सीएम ने कहा कि महायुति का पूरा घोषणा पत्र आने वाले दिनों में सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं उन्होंने फ्रीबीज के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग खटाखट करते रह गए, लेकिन उन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार पटापट पैसे डालती है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी
राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एएल जी, जिस प्रकार से 10 वादे, प्रमुख वादे महाराष्ट्र में किए गए हैं और दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में स्थिति बदलती जा रही है, क्या लगता है इन 10 वादों पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा जताएगी? देखिए, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अब महाराष्ट्र का चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो रोचक मुकाबले में आ गया है। और जिस प्रकार से वहां पर घोषणाएं की गई हैं और उसको पूर्ण करने के लिए लगातार वहां पर रैलियां हो रही हैं और लगातार संवाद किए जा रहा है वहां के क्षेत्रीय जनताओं से, और वह अब अन्य राज्यों का भी वहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इस प्रकार की योजनाएं इन राज्यों में चल रही है, उसका भी वहां पर उदाहरण देते हुए लुभाने का, वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से चुनाव में जीत हासिल हो। एएल जी, जैसा लाडली बहना योजना का जो महाराष्ट्र का अगर एक वेरिएंट देखा जाए, लाड़की बहन योजना जो अब महाराष्ट्र में लॉन्च की गई और इसकी राशि बढ़ाने की बात भी महायुति की ओर से की गई है, और इसी पर दांव खेलते हुए महिलाओं को लुभाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और महिलाओं का अच्छा खासा वोट बैंक भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसी के साथ ही अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन की ओर से या महाविकास अघाड़ी की, तो उनकी ओर से भी गृह लक्ष्मी योजना, इसी तरह की एक योजना की भी घोषणा की गई है। क्या लगता है दोनों योजनाओं में ज्यादा विश्वास किस पर जता सकती है जनता? देखिए, ये तो कहना जल्दबाजी होगी कि जनता किसको वोट देती है, किस पे विश्वास जताती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो भाजपा जो सरकार है, जो अन्य प्रदेशों में इसकी तारतम्य में जो सिमिलर योजनाएं चल रही है, वहां पर लगातार महिलाओं को पैसा आ रहा है, तो उसके अनुसार ये जो योजनाएं हैं वह चलाई जा रही हैं और उनका उदाहरण भी वहां पर जनता के सामने पेश किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं, जो आपने बताया कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं वह भी कहीं ना कहीं सिमिलर योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं और वह भी बता रहे हैं कि हमारी योजना उससे अच्छी है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो अन्य प्रदेश हैं जैसे हिमाचल है, जहां पर जो दूसरी सरकारें वहां पर चल रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उन प्रदेशों में कहीं ना कहीं कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और योजनाएं सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रही हैं। कई जगह तो ओडी ड्राफ्ट होने के बावजूद वहां पर कई योजनाओं का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो महाराष्ट्र है वहां पर इन अन्य प्रदेशों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का ब्यौरा दिया जा रहा है कि वहां पर जो खाते में पैसे हैं लाडली बहना के लोगों के, वो पहुंच रहे हैं, इसलिए आप हमें जिताएं और इस योजना का लाभ लें। कहीं ना कहीं वो उनका एक ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। एएल जी, सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर को महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। क्या केवल 10 वादे करके इसे आगे टाल देना कि हम कुछ दिन बाद पूरा का पूरा घोषणा पत्र सार्वजनिक कर देंगे, क्या ये इसीलिए कि अगर महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र में कोई घोषणा होती है तो उससे कंसेशन करके या कम ज्यादा करके उसे फिर घोषित किया जाए? निश्चित तौर पर देखिए, एक राजनीतिक दल जो होते हैं वह कहीं ना कहीं इसको पूरा इलेक्शन का एक गेम प्लान कहा जाता है और सामने वाला राजनीतिक दल किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसको देख करके दूसरे राजनीतिक दल आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक सूझबूझ और जो उनके फोरम के जो मेंबर होंगे, जो संगठन के पदाधिकारी होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें बताया होगा कि अभी पूरा ना घोषणा पत्र जारी करते हुए कुछ घोषणा करते हुए बाद में संपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। जी एएल जी, अगर हम अब चुनाव की बात करें और ऐसे में चुनाव में जब बागी विधायक जो कि महायुति के भी हैं, महायुति के ज्यादा हैं, महाविकास अघाड़ी के थोड़े कम हैं, जो बागी हैं वह विधायक कितना नुकसान महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी को पहुंचा सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव है वह राजनीतिक दलों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा जिस प्रकार से पहले उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते थे और उनका एक समय में बहुत बड़ा वर्चस्व होता था और बिना उनके वर्चस्व के और बिना उनके जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बन पाती थी। सेम वही अभी सिनेरियो जो है वह कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वे काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं और आपने देखा होगा जिन लोगों को टिकट वितरण में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट के रूप में
निर्दलीय के रूप में, राजनीतिक दल अलग से महायुति या जो अन्य राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उनका वहां पर ज्यादा बोलबाला नजर आ रहा है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर कहीं भी गेम प्लान चेंज होता है तो बिना जोड़ तोड़ के सरकार नहीं बन पाएगी, और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर देखने को मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया एल जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।